ओके सर। हम लोग इस समय जो चर्चा कर रहे हैं वो है शून्यवाद पर। और शून्यवाद के संदर्भ में विशेष रूप से क्या है, शून्यवाद के संदर्भ में हमको जो देखना है वह कि शून्यवाद की आलोचना कैसे की गई। मैं कल भी इस चीज पर चर्चा कर रहा था कि शून्यवाद की आलोचना ज्यादातर लोग सिर्फ शंकराचार्य के नजरिए से करते हैं। यह एक पक्षीय चर्चा नहीं होनी चाहिए। आलोचनाएं कई दृष्टिकोणों से संभव है, अलग अलग लोगों ने किया, इंडियन ने किया, वेस्टर्न ने किया। आजकल मैं एक बड़ी अच्छी बुक मेरे हाथ में लगी हुई थी, रामकृष्ण मिशन मठ का था, और वो था कि इम्पैक्ट ऑफ इंडियन फिलोसफी ऑन कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलोसफी। और ये हालांकि कोई मठ वाले का जो है लिखा हुआ नहीं था ये, बल्कि न्यूजीलैंड में एक सेमिनार हुआ था। उस सेमिनार में या एक वर्कशॉप कह सकते हैं कि जहाँ पर कि कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलोसफी पर चर्चा हुई थी, और वहीं पर ऑकलैंड यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर थे उनका जो स्पीच था वहाँ पर, उनका जो रिप्लाई थी, उसको जो है कंपाइल किया गया है एक बुक के फॉर्म में, बहुत पतली सी है। तो मैं उसको पढ़ रहा था। अगर कभी आप लोग रामकृष्ण मिशन मठ वगैरह टहलने जाइए तो वहाँ पर जा अगर आप देखेंगे तो मिल जाएगा। तो ये है कि डायमेंशंस कई सारे हैं और अलग अलग जगहों पर काम किया गया है। तो एक तो फिलॉसफी को पढ़ने का नज़रिया, मैं कल भी इस बात को कर रहा था, मैं आज भी इस बात को कर रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं अभी भी फिलॉसफी को ये समझते हैं कि चंद लाइंस में या चंद पन्नों में समेट दिया जाना चाहिए। ऐसा करना की खता भी नहीं की जानी चाहिए। ये कहते हैं ना कि गुनाह नहीं, गुनाह अजीम होगा। हमें जो उसके मल्टी परसेप्शंस हैं, जो डायमेंशंस हैं, हमें उसकी तरफ काम करना चाहिए, हमें उसकी तरफ बढ़ना चाहिए, है ना। तो यही जो है आपका शून्यवाद की जो आलोचना है वह कई डायमेंशंस पर हुआ, और जब इसका उत्तर दिया जाता है तो आलोचना कई लोगों ने किया, और इस आलोचना का अब हम लोग क्या देखेंगे कि शून्यवादियों ने क्या उत्तर दिया है। तो जब हम आलोचना कर रहे थे शून्यवादियों द्वारा, उत्तर कैसे दिया गया, इसका प्रत्युत्तर कैसे प्रस्तुत किया गया। तो जब आलोचना कर रहे थे तो हम लोगों ने इसकी पहली आलोचना जो देखा था कि पहली आलोचना क्या थी। पहली आलोचना ये थी कि शून्यवाद, उच्छेदवाद का प्रतिपादन करता है। हाँ, ये उच्छेदवाद की तरफ ले जाता है। और ये देखा था उच्छेदवाद, या इसको जो है नास्तिकवाद भी जो है शब्द दिया गया है। क्यों? क्योंकि उच्छेद का मतलब किसी भी चीज का अस्तित्व नहीं रह गया। नास्तिक यहां पर एग्जिस्टेंस को डिनाई करना है। तो शून्यवादी कहते हैं भाई हम तो लगातार कह रहे हैं कि हम जो है उच्छेदवादी नहीं। और ये क्या जवाब था पूरा, ये हम लोगों ने चर्चा की थी, हम लोगों ने पूरे डिटेल में चर्चा की थी। अब जो दूसरा तर्क है और वो ये था कि शून्यवाद किधर लेकर के जाता है, तो कहते हैं कि शून्यवाद हमको जो है ये कहता है कि सब सारे सिद्धांत मिथ्या है। कल इसी पर चर्चा चल रही थी। और शून्यवाद में अनावस्था अगर दोष। सारे सिद्धांत मिथ्या हैं तो जाहिर सी बात है कि स्वयं शून्यवाद भी मिथ्या हो जाएगा। शून्यवाद को मिथ्या कहना भी मिथ्या हो जाएगा, और उस मिथ्या को भी समझना मिथ्या हो जाएगा, क्योंकि सब मिथ्या होता चला जाएगा। आंख पे लाल रंग का चश्मा चढ़ा करके बैठ जाइए, जो भी नजर आएगा साहब सब लाल नजर आएगा। तो क्या है कि साहब अगर हमने शुरू से ही ये परसेप्शन डेवलप कर लिया कि सब कुछ मिथ्या है, तो ये शून्यवाद भी स्वयं में मिथ्या हो जाएगा। और कैसा आ जाएगा? अनावस्था अनावस्था दोष। दोष है। ये ठीक ऐसे है कि जैसे एक रस्सी को हमने जो है स्थायित्व देने के लिए दूसरी रस्सी में बांध दी, दूसरी रस्सी को तीसरी रस्सी में, तीसरी रस्सी को चौथी रस्सी में, लेकिन कोई एक मजबूत और स्थिर आधार नहीं ढूंढा, कोई छत, कोई पेड़ की सर, टहनी नहीं ढूंढी। इसका एग्जाम्पल हम ये भी तो कह सकते हैं कि एक झूठ को बचाने के लिए 1000 झूठ बोलना। हम्म, ये बिल्कुल कह सकते, कहने पर है साहब। जी सर। आपको कहना चाहिए।
क्योंकि सर ये वही बात होगी ना, जैसे कि आप कोई सच है उसको छुपाने के लिए एक झूठ बोलोगे, फिर उस झूठ को छुपाने के लिए फिर दूसरा झूठ बोलोगे, वो भी सर एक तरह से अनावस्था दोषी हो गया। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये सर। ठीक है, एग्रीड। तो ये शून्यवाद जो है यह अनावस्था दोष की तरफ ले जाता है। अब इसका उत्तर देते हैं कि इसका उत्तर क्या है। तो ये यहां पर इसका उत्तर जब दिया जाता है तो बहुत मार्मिक तरीके से देते हैं। क्या है इसका प्रत्युत्तर? अब आइए ये प्रत्युत्तर इसको में। निराधार बताते हैं। हाँ, प्रत्युत्तर में कहते हैं कि यह आरोप, निराधार है। हाँ, आरोप झूठा है साहब, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो वाली स्टाइल में आ जाते हैं। कहते नहीं साहब, ये आप गलत बात कर रहे हैं। क्यों? कहते हैं कि शून्यवाद स्वयं में कोई सिद्धांत नहीं है। अब देखिए, कल से के मुकाबले आज लैंग्वेज मेरी बदल सकती है ना, रटी हुई चीज नहीं है। तो बिल्कुल शब्द मत पकड़िएगा आप लोग, कॉन्सेप्ट को पकड़ने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो कहते हैं कि यह शून्यवाद या शून्यता स्वयं में कोई सिद्धांत नहीं है, तो क्या है? तो कहते हैं कि यह स्वयं में सिद्धांत न होकर के यह पूर्व स्थापित सिद्धांतों की समीक्षा है। इसको पूर्व के बजाय मैं ऐसे कर देता हूं, अन्य सिद्धांतों की समीक्षा है। अन्य स्थापित सिद्धांतों की, सर अन्य स्थापित सिद्धांत मतलब कि जो पहले से ही बने हुए हैं। अलग अलग सिद्धांत जो अलग अलग दार्शनिकों ने, अलग अलग विचारकों ने दिए हैं, उनकी ओके सर। सिद्धांतों की समीक्षा मात्र है। सर एक चीज और, कि समीक्षा और आलोचना में क्या फर्क है? समीक्षा जो है ज्यादातर वह सकारात्मक और नकारात्मक सभी पहलुओं को जो है लेकर के चलती है। आलोचना जो होती है वह केवल उसके नकारात्मक पहलू पर, या ज्यादातर उसमें नकारात्मक पहलू होती है, वो क्रिटिसाइज करती है। गलतियों को गिनाना। सर समीक्षा समरी को बोल सकते हैं नहीं, क्या? समरी नहीं है, बल्कि उसको जो है एनालाइज ओके करना है, एनालिसिस करना है। अच्छा पहलू भी निकाल के रखना है और बुरा पहलू भी निकाल के रखना है। ओके सर। ठीक है, तो कहते हैं कि यह केवल इस बात का ज्ञान है कि वह सिद्धांत क्या है, और उसका निरूपण कैसे हुआ है। निरूपण यानी व्याख्या कैसे हुआ है। ऑलराइट, तो ये उसका निरूपण कैसे हुआ है, लेकिन यह स्वयं किसी नए सिद्धांत का
प्रतिपादन अथवा निरूपण नहीं करता है। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? यस सर। तो ये खुद में कोई नया नहीं है। मैंने कहा था कि आप इसके लिए एग्जांपल के तौर पर समझिए कि एक कमरा है, कमरे में ढेर सारे सामान पड़े हुए हैं, लेकिन कमरे में अंधेरा है। तो आपने जो है, और यू आर नॉट श्योर, हमें ये तो पता है कि कमरे में सामान है, बट आई एम नॉट श्योर कि क्या क्या सामान भरा पड़ा है। हमने रोशनी फेंकी। जब हमने रोशनी फेंकी तो कमरे में जो सामान पड़े हैं वो साफ नजर आने लगे। लेकिन क्या वो रोशनी, वह प्रकाश स्वयं में कोई वस्तु है? सामान बन गया है, कोई वस्तु बन गया है? तो क्या है, नहीं साहब, वो खुद में नहीं। ना तो वह किसी सामान को जोड़ रहा है और ना ही वह किसी सामान को घटा रहा है। तो शून्यता अपने आप में सिद्धांत नहीं है, बल्कि जो पहले के सिद्धांत हैं उनका स्पष्टीकरण करता है, उसका छानबीन करता है, उसकी समीक्षा करता है, एनालाइज करता है और करके समझने की कोशिश करता है कि वो सिद्धांत कितना टिक सकता है। ये बात समझ में आ रही है सबके? सर ये सिद्धांत कितना टिक सकता है, मतलब कि वो आगे कितना चलेगा? जो बाकी सिद्धांत है, अगर सिद्धांत सही होगा तो टिकेगा, सिद्धांत सही नहीं होगा तो नहीं टिकेगा। एनालाइज करने का फायदा ये तो होता है ना। यस सर। परीक्षा कर रहा है ना उसकी, अपनी कसौटी यस पर। सर। ये कहते हैं कि जितना कुछ भी है वो आप सबको ट्राई करके दीजिए। तो ये कहते हैं कि नागार्जुन इस बात को स्पष्ट रूप से कहते हैं, एक स्टेटमेंट दिया है कि सभी दृष्टियों की शून्यता का प्रतिपादन लोगों को वस्तुओं की असारता का बोध करा करके उन्हें मुक्त कराने का लिए किया गया है, किंतु वे लोग असाध्य रोगी हैं जो इसे ही एक दृष्टि मान लेते हैं। नागार्जुन का स्टेटमेंट बहुत बढ़िया है। कहते हैं कि हमने शून्यता का बोध क्यों कराया, ताकि आप ये समझिए कि कोई भी चीज वह वास्तव में नहीं है जिसकी कि मोहब्बत में आप पड़े हैं। मैं कुछ दिनों से बड़ा दुखी हूं। क्यों दुखी हूं? क्योंकि जिससे मैं प्रेम कर रहा हूं वह चला गया ऊपर। लेकिन मैं ये समझ जाऊं कि ना तो मैं ही सच हूं और ना ही जो गया वो सच है, दोनों आभास मात्र हैं, तो दुख कम हो जाएगा। जैसे एक बार जो है नोएडा में मैं था, तो सिनेमा देखने गए। मेरा एक स्टूडेंट था, वो भी फिलॉसफी का ही स्टूडेंट है। तो कहा कि सर चलिए सिनेमा लगा बड़ा बढ़िया वाला, अवेंजर्स एंड गेम देखा जाए। चलो, हमको भी सुपर हीरो वाली मूवी ज़्यादा अच्छी लगती है। पता क्यों अच्छी लगती है? उस मूवी की एक बड़ी खासियत होती है कि मैंने एक चीज़ देखा है कि जिसके पास जितनी ताकत होती है उसको मुसीबत भी उतनी ही आती है ना। आप देख लीजिए कि आयरन मैन और सुपरमैन की जिंदगी में कैसे कैसे मुसीबत आता है। हम लोग ठीक हैं, हम लोग की जिंदगी में, और वो खुद उन्हीं के ऊपर मुसीबत नहीं आता, उनके इर्द गिर्द के लोगों के ऊपर भी आता है। तो मैं भैया आम इंसान ही ठीक, मेरी जिंदगी में क्या मुसीबत आता है कि दाल में नमक ज्यादा गिर गई है, सब्जी जल गई है, गाड़ी का टायर फट गया है, एंड आई एम हैप्पी विथ। तो हमें मुसीबतें कम मिलती हैं, तो हम अपनी मुसीबतों के लिए वस्तुतः थैंकफुल हों कि हमें शिकायत करनी चाहिए ईश्वर से कि तुमने मुसीबत क्यों भेज दी। अरे कहीं सुपरमैन और स्पाइडरमैन वाली मुसीबत आ जाती तो, चलिए इंडिया में आ जाइए शक्तिमान वाली आ जाती तो फिर सर पछतावा होता।
तो इससे अच्छा तो ना कि हमारे पास जो है मुसीबतें थोड़ी आई, हमारा काम इसी में चल जाएगा। एक बार एक लोग आए तो उनको था कि ठीक है ज्योतिष वगैरह पर मैं काम कर रहा हूँ, कुंडली वगैरह बांच रहा हूँ। तो क्या है कि बड़ा दुखी दुख है साहब जीवन में। इस दुख का ना कोई यार है, न इस दुख का कोई पार है। साहब बहुत दुखी हूं मैं। हमने कहा अच्छा, क्या कोई रास्ता बता दीजिए। तो हमने कहा रास्ता कर्म योगी बन जाइए, और कोई रास्ता नहीं है। ये ताबीज वगैरह लटकाने से, मूंगा पहनने से कुछ होना जाना नहीं है। आप कृष्ण को देखिए, पैदा होने की खबर मिलने से जेल में चले गए माँ बाप। पैदा होते ही जो है माँ जो है प्यार भी न कर पाई, लेकर के भागना पड़ा बाप को। रास्ते में बाढ़ आ गई, सांप मिला, किसी और के घर छोड़ करके आए, वहां से बदले में उसकी एक बहन उठा करके लाए, उसको भी लापता हो गई। अब पता चला कि विंध्याचल देवी हैं वही। ऐसा मुसीबतें कम ही नहीं हो रही हैं। अच्छा भैया, तुम्हारे जो है लिए कोई पूतना जो है दूध में जहर मिला करके आई, तुमको मारने के लिए कोई सटकासुर वटासुर कोई आया मारने के लिए? नहीं साहब, कोई नहीं आया। तो तुम्हारी जिंदगी में क्या मुसीबत आ गई कि ईएमआई भरने के लिए समय पे पैसा नहीं आया, एक आध बार बाउंस कर गया चेक, या पता चला कि तुम जो है लाल वाली गाड़ी खरीदना चाह रहे थे, इतनी बड़ी वाली, तुम्हारे पास 4 पहिया की जगह 2 पहिया की गाड़ी है। तुमको जो है पेट में कभी कभी गैस बन जाती है, या गिर गए तो घुटने में चोट लग गई, या कभी कभी साहब जो है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का या पति पत्नी का या आपस में नहीं बन रहा है, तो पागल हुए फिर रहे हो। जटाटवी गलत जला प्रवाह पावित स्थले, रणचंडी का अवतार धर लिए हो, रावण का अवतार पकड़ लिए हो कि साहब क्या है, थोड़ा सा दिल नहीं मिला। अरे खुश हो जाओ कि इतना ही झेलना है, कहीं वो झेलना पड़ता तो तुम्हारी क्या हालत होती। और वो झेलने वाला कर्म योगी बन जाता है, कृष्ण बन जाता है, हाथ में सुदर्शन उठा लेता है। तो वी मस्ट बी थैंकफुल कि इतना ही सहा मुसीबत है। तो हम मुसीबतें क्यों बढ़ जाती हैं? मुसीबतें बढ़ी ही इसलिए हैं क्योंकि हमने मुसीबतों से मोहब्बत कर ली है। कई बार हम परेशानियों को अपने ईगो पर बैठा लेते हैं, और अब परेशानियों को हटाना हमारे लिए चैलेंज हो जाता है। किसी अपने से विछोह हो गया, बड़ा प्यारा था शख्स, चला गया, अब उसके शोक में डूब गया। मुझे ये पता है कि नहीं डूबना है, लेकिन तो भी मैं डूब रहा हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं ना डूबूं तो मेरी बेइज्जती है साहब। मुझे पता है कि अपने जीवन साथी से हमको बना करके रखना चाहिए, बॉयफ्रेंड से बना के रखना चाहिए, गर्लफ्रेंड से, चूंकि आप लोग को बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ही समझाना चाहिए, मियाँ बीवी भी समझ सकते हैं आप लोग, जैसी श्रद्धा है जिसकी, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग। ज्यादातर तो ब्याहे हो तुम लोग। एक ठो निधि अफसाना, दुइये लोग तो कुंवारे हो ना? हाँ, तो मियाँ जी बीवी सर। ही समझो यस साहब। सर। छाती पीट पीट करके स्यापा पा रहे हो, क्यों पा रहे हो भाई? जरा सी बात है, एवॉइड मारो, सब कुछ ठीक, लाइफ फिट नहीं, लेकिन हमको उसकी औकात दिखा देनी है। व्हाट काइंड ऑफ द लाइफ यू आर लिविंग? यू आर नॉट मेकिंग द हेल्प टू द लाइफ ऑफ अदर्स। आप अपनी ही जिंदगी को नरक बना रहे हो। तो समझना होगा कि ये जो दर्द है, ये जो तकलीफ है, ये जो मोहब्बत है, ये जो दुश्मनी है, ये सब क्या है? तो नागार्जुन कहते हैं कि मैंने तो शून्यता इसलिए समझाई कि तुम्हारे दर्द का इलाज हो सके। अब तुमने क्या कर लिया? तुमने इस इलाज को ही बीमारी समझ लिया। मैं तो तुम्हें बीमारी से छुटकारा दिलाने आया था, और तुमने इलाज को ही बीमारी मान लिया। यही सारी मुसीबत है। तो ये कहते हैं कि ये जो आरोप है कि मैं समझा रहा हूं कि शून्यता जो है, बाकी सब सिद्धांत को शून्य करना है, तो तुमने कहा कि ये शून्य हो जाना ही एक सिद्धांत है। साहब इसी में गड़बड़ी है, ठीक है ना? ये नागार्जुन जो है यहाँ पर एक बड़ा बढ़िया सा जो है, ये
स्टेटमेंट देते हैं मध्यम कार्य का वृत्ति में जो है आता है कि योन किंचित पिण्यम दास्याम मुक्ति युक्त सचेत देहि भोस्त देवे महम न किंचिनाम पन्यम इति ब्रूयत स केनोपायेन शक्य पन्याभावम ग्राहेतुम। ये नागार्जुन का स्टेटमेंट कह रहे हैं कि जैसे यदि किसी मांगने वाले से कहा जाए कि हमारे पास कुछ नहीं है, कोई आपके पास आया कहा कि कुछ दे दो, मैंने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, तो कहे कि जो कुछ नहीं आपने कहा ना वही दे दीजिए। तो कहे कि यही शून्यतावाद को समझने में आपने दिक्कत की कि हम कह रहे हैं कि कुछ नहीं है तो तुम कहे यही कुछ नहीं यही दे दीजिए हमको, तो कह नहीं साहब ये कहां से होगा। तो कहते हैं कि शून्यता को सावधानी से समझना चाहिए, क्योंकि इसको सही पर न समझने पर लोगों की वही दशा हो सकती है जैसे कोई सपेरा सांप को ठीक ढंग से ना पकड़ पावे, तो सांप को ठीक ढंग से नहीं पकड़ेंगे तो सांप आपको काट लेगा। इसी तरह से शून्यता को अगर ठीक ढंग से नहीं समझेंगे तो यह भी एक सिद्धांत बन करके रह जाएगा। सो द माइंड ऑफ द नागार्जुन है बहुत गजब का, ऐसा बड़ा बढ़िया समझाते हैं कि ये रियलिटी नहीं है। हम ये समझा रहे हैं कि नथिंग इज रियलिटी, और हमारा ये कहना कि नथिंग इज रियलिटी, तुमने इसी को रियल मान लिया है, करें यहीं पर दिक्कत हो गई है। तो शून्यतावाद पर ये जो दूसरा है उसको जो है लोग जो है गलत तरीके से लेते हैं। भगवान बुद्ध का भी एक स्टेटमेंट यहां पर लिया जा सकता है जो कि रत्नकूट सूत्र में जो है इसका उल्लेख है। कहते हैं कि शून्यता निह शरणम यस्य खलु पुनः शून्यतैव दृष्टि हस्त महमचिकितस्यम इति वदामि। यानी कि शून्यता का उपदेश जो किया गया है, हालांकि ये बहुत बात का ग्रंथ है, भगवान बुद्ध ने स्वयं ऐसा कहा होगा, और भगवान बुद्ध ने कहा होगा तो संस्कृत में तो नहीं कहा होगा, तो ये भगवान बुद्ध की तरफ से रत्नकूट सूत्र में जो है इसको कोट किया गया है, मेरे सामने लिखा हुआ तो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं। तो कहते हैं कि ये जो है शून्यता जो है यह सभी दृष्टियों का निराकरण करने के लिए, उनसे पिंड छुड़ाने के लिए है, और दुर्भाग्यशाली लोग हैं वो, हतभागी हैं वो, जो कि इसी को दृष्टि मान लेते हैं, जिसका प्रयोग दृष्टियों से पिंड छुड़ाने के लिए किया गया है। अभागशाली लोग जो हैं उसी को मान लेते हैं। अब ये दूसरा तर्क जो है, आरोप भी आपकी समझ में आ गया, तर्क भी समझ में आ गया, ठीक है, मैं मान के चलूं ये पूरी बात समझ में आई? यस सर। बाकी किसी की समझ में नहीं आई? जी सर आ गई। सूरज, परवेज, न्योता दें तुम लोग से। सर मैं तो मुंडी हिलाई ना, आवाज नहीं की। हाँ वीडियो बंद तो मेरा कैमरा वीडियो बंद करके मुंडी हिला रहे हैं। मेरा चलो अच्छा ठीक है, हम इस चीज के लिए एग्री कर जाएंगे कि तुम्हारा नाम परवेज है। तीसरा आरोप क्या रखते हैं? तीसरा आरोप जो है ये है कि ये जो शून्यवाद है यह क्या करता है, यह अनन्य सिद्धांत को अनन्य नियम का उल्लंघन करती है, अनन्य नियम का उल्लंघन करती है। क्या अच्छा साहब, क्यों अनन्य नियम का उल्लंघन है पिछली क्लास में बताया है, इस क्लास में फिर रिवीजन ले लेते हैं। यह इसलिए है कि शून्यतावाद अगर जो है हम ये मान लें कि यह किसी भी विकल्प को मानने से मना करता है, तो यह स्वयं में एक विकल्प बन जाएगा। इस विकल्प को, प्रत्येक विकल्प के होने पर
उस विकल्प का प्रतिद्वंदी भी जरूर होगा। जैसे मैंने जब पढ़ाया था तो मैंने इसका एग्जाम्पल दिया था, आप लोग को याद होगा कि अगर मैं सर कहूं इसका एग्जाम्पल दिया बलवान था है, कि बलवान का खंडन करने से कमजोर के कमजोर सिद्ध हो जाएगा। अस्तित्व सिद्ध हो हाँ, जाएगा। या एग्जैक्टली निधि। तो जब बलवान का खंडन कर रहे हैं तो कमजोर आ जा रहा है, सुंदर का खंडन कर रहे हैं तो बदसूरत आ जा रहा है। तो किसी भी एक वस्तु का खंडन करने पर उसका विरोधी का अस्तित्व अपने आप आता है। तो अनन्य का खंडन कर, जो अगर हम किसी एक दृष्टि का खंडन करते हैं तो उसका विरोधी आ जाता है। और इसी तरह से जब शून्यता को जो है हम कहते हैं तो शून्यता कोई माने और चाहे ना माने, दोनों ही स्थिति में उसका कोई विरोधी आ जाएगा। तो हर हाल में यह एक वैकल्पिक विरोध को बनाए रखने की कोशिश करता है या स्वाभाविक रूप से बन जाता है। कहते हैं कि यही अनन्य नियम का उल्लंघन है, जो पिछली क्लास में मैंने डिटेल में चर्चा की है, मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। अब ये कहते हैं कि उत्तर क्या देते हैं, तो ये कहते हैं कि तर्कशास्त्र में, आप लोग के सिलेबस में नहीं है लेकिन जब मैं फिलॉसफी का कोर्स पूरा कर लूंगा तो मैं आप लोगों को तर्कशास्त्र जरूर पढ़ाऊंगा। तर्कशास्त्र को पढ़ लेने के बाद आपकी बुद्धि की क्षमता कम से कम 50% ज्यादा बढ़ जाएगी, बहुत भयंकर बढ़ जाएगी, है ना। मतलब ये समझ लीजिए कि जादू हो जाएगा तर्कशास्त्र पढ़ लेने के बाद। तो छोटे छोटे वीडियोस मैं तर्कशास्त्र के बनाऊंगा, आप लोगों को मैं दूंगा, और जब भी फुर्सत रहे तो उसको आराम से देखिएगा। सर तर्कशास्त्र में तो तर्क करने की शक्ति बढ़ाना वही हो गया। अरे गजब की बढ़ेगी। यस सर। हम लोग तो जो है जासूसी जो होती है वह भी तर्कशास्त्र पर आधारित है। तो हम लोगों को बताया जाता था कि इसका मर्डर हो गया, 5 गवाह ये हैं, उनके बयान ये हैं, ये चीजें हैं, तो बताइए चोर कौन है, कातिल कौन है। तो हम लोग ऐसे ढूंढते थे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजेदार है, लेकिन शुरू में कुछ और चीजें होंगी जो उसको पढ़ लेने से आपका सीसेट भी बड़ा तगड़ा तैयार हो जाएगा, है ना। सीसेट में जो रीजनिंग और मैथ्स का हिस्सा है वो भी आपका तैयार हो जाएगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग पढ़िएगा, पर वो आराम से कभी। तो कहते हैं कि तर्कशास्त्र में, ये इसका खंडन कैसे कहते हैं, कहते हैं कि तर्कशास्त्र में प्रतिपादित अनन्य नियम ही दोषपूर्ण है। अनन्य नियम ही दोषपूर्ण है क्योंकि प्रत्येक उदाहरण में, अब ये कहते हैं कि आप अनन्य का आरोप लगा रहे हैं, चलिए हम अनन्य को ही गलत साबित कर देते हैं। ये इस चीज का बचाव नहीं कर रहे हैं कि हमारे यहां अनन्य का जो है दोष नहीं है, बल्कि ये कह रहे हैं कि अनन्य दोष ही अपने आप में दोषपूर्ण है, उसकी तो बात ही व्यर्थ कर छोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो दोषपूर्ण है क्योंकि प्रत्येक उदाहरण में एक अन्य विकल्प की कल्पना की जा सकती है। जैसे सत्य और असत्य के बीच, लिखिए, जैसे सत्य और असत्य के बीच जब आप लिखिएगा आलोचना का उत्तर, तो आप केवल इतना ही लिख करके आगे बढ़ जाइएगा कि यह अनन्य नियम को ही दोषपूर्ण मानते हैं, और केवल इतना ही लिख करके आप आगे बढ़ जाएंगे
तो आपको नंबर मिल जाएगा। पढ़ने वाला एकदम झूम उठेगा केवल इतना ही लिखने से, है ना। लेकिन अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाए रखिएगा आप लोग। यह आप गारंटी लेकर के चलिए कि आपके साथ फिलॉसफी ऑप्शनल पढ़ने वाला कोई भी बंदा ना तो इस नियम का जिक्र करने जाएगा आलोचना में और ना ही इसका उत्तर देने जाएगा। ये सिर्फ आप कर रहे होंगे। मैंने जितने भी नोट्स हैं सबके देख लिए हैं। तो लिखिए, क्योंकि प्रत्येक उदाहरण में एक अन्य विकल्प की कल्पना की जा सकती है। जैसे सत्य और असत्य के बीच हम अनिश्चित की कल्पना कर सकते हैं। सत्य और असत्य के बीच हम अनिश्चित की कल्पना कर सकते हैं। सर यहाँ पे अनिश्चित का मतलब कि आप जो कभी ना खत्म होने वाला वाक्य, मतलब विकल्प। नहीं 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 नहीं, तो भूल गई। हमने कहा था कि सत्य क्या है, जिसका त्रिकाल में अस्तित्व हो, और असत्य क्या है, जिसका कि त्रिकाल में अस्तित्व संभव ना हो। तो इस लिहाज से अगर बात करें, सर दोबारा बोलेंगे एक बार, क्योंकि ना मेरा नेटवर्क चला गया था। सत्य वह है जिसका त्रिकाल में अस्तित्व बना रहे, असत्य वह है जिसका कि त्रिकाल में अस्तित्व संभव ही ना हो सके। और यह दुनिया कैसी है, जिसका कि कभी अस्तित्व था और कभी अस्तित्व नहीं होगा। यस सर। क्लियर है ना? यस सर। सर जैसे के बाद फिर से बोलिए ना। इस तरह से तो अनु मैं जिंदगी भर नहीं खत्म कर पाऊंगा, इतना जो है स्लो अगर लिखोगे तो। सर एक ही लाइन था सर। हाँ। वो आप बोले सत्य और असत्य के क्या तो बोले थे के बीच हम अनिश्चित कर सकते हैं। सर। मेरा नेटवर्क आज अजीब भाग रहा है, मैं सुन ही नहीं पाई, क्या बोलूं। तो जब पूरा नेटवर्क महाभारत देखने में खर्च कर दोगे तो इस समय भागेगा ही। सर उसका तो पूरा खत्म हो गया, ये दूसरा फोन है। तो ये फोन बुरा नहीं मान जाएगा कि इससे महाभारत नहीं देख रही हो? बताओ, इस फोन को कभी तनाव होगा तो कैसे दूर करेगा? सही से बताना अनु। आगे लिखो। सर इन लोगों में इमोशन नहीं होता ना, ये लोग रॉबोट्स हैं। ये कैसे तुम्हें पता? हाइडेगर की फिलॉसफी पढ़ोगे तो ये भी भ्रम दूर हो जाएगा। इसीलिए नेटवर्क बार बार चला जाता है। हाँ, अगर मैं तुम्हारे सामने जो है चुपचाप बैठा रहूं ऐसे करके, अब तुम मुझे जो है अपना जो है खान सर वाला उपदेश मुझको देना शुरू कर दो और मैं चुपचाप बैठा रहूं, तो इसका ये मतलब नहीं कि मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है। मैं अंदर ही अंदर जल रहा हूं, कुढ़ रहा हूं, बट वो तुम्हें नहीं पता चल रहा है। इसी तरह फोन क्या फील कर रहा है ये तुम्हें नहीं पता है। इसका ये मतलब नहीं कि फोन में कोई इमोशंस नहीं है। सर वाइब्रेशंस होते हैं, वाइब्रेशंस मैटर्स। अब धीरे इमोशंस नहीं होते होंगे। हाँ, अभी थोड़ी देर में बेटा सब होगा। चलो आगे लिखो। बढ़िया है। तुम नहीं रहते तो कई बार बहुत जरूरी बातें छूट जाती हैं। इसी प्रकार चलो एक और एग्जाम्पल लिख लो, क्लियरिटी रहेगी। पर इतना एग्जाम में मत लिखना है
एग्जाम में बस वहीं तक लिखना जहां तक मैंने बोर्ड पे लिखा है, मार्क कर लेना। इसी प्रकार भ्रमजन्य सर्प में हम सत और असत का कोई विशेषण नहीं लगा सकते। न उसे हम सत कह सकते न असत। क्यों नहीं कह सकते, ये मैंने भी डेफिनेशन दी आप लोगों को। तो सत और असत का कोई विशेषण नहीं लगा सकते। विशेषण नहीं लगा सकते क्योंकि उसका अस्तित्व ही नहीं है। क्योंकि उसका अस्तित्व ही नहीं है। पैरा चेंज करके लिखिएगा। हमारे सामने वास्तविक प्रश्न यह है कि क्या स्वतः विचार में यह क्षमता है कि वह तत्व को जान सके। यानी कि इस बात को ऐसे समझिएगा कि विचार जानता है या विचार के जरिए जाना जाता है। विचार इज अ मीडियम ओनली। विचार स्वयं में जानने वाला नहीं है। ठीक है ना। क्या स्वतः विचार में यह क्षमता है कि वह तत्व को जान सके, वह तो केवल अपनी शाब्दिक व्यवस्था तक ही सीमित है। तो इस प्रकार अगर शून्य कोई तत्व भी होता है या शून्यवाद जो बात कह रहा है, तो क्या करता है कि अगर इस तरह की कोई चीज विचार पर विचार आ भी रही है तो उससे कोई बहुत बड़ा दोष नहीं होना चाहिए। जो अनन्य विचार करें कि एक विचार का प्रतिरोधी भी विचार होता है, तो विचार खोखले शब्द भर हैं। जब तक कि समझने वाला उसको ग्रहण ना कर ले, तो अगर विचार पर विचार भी आते हैं तो कोई उसमें बड़ी बुराई नहीं होनी चाहिए। क्या यह आरोप और इसका जवाब दोनों समझ में आए? इसमें मोटे तौर पर यह समझिएगा कि अनन्य विचार ही अपने आप में दोषपूर्ण है, क्योंकि विचार स्वयं में सत्ता नहीं है। विचार सत्ता को समझने का माध्यम भर है। ठीक है। यस सर। ये सर सात्विक व्यवस्था है। सात्विक नहीं, शाब्दिक। शाब्दिक शब्द। ठीक है। अब चौथा आरोप क्या है, जरा उसकी तरफ रुख करते हैं। सर ये मुझे समझ में नहीं आया। क्या नहीं समझ में बेटा, बोलो बोल। शायद मैं आधा सुन नहीं पाई ना, इस वजह से सर। देख, ये ठीक ऐसे है, तुम इसको ऐसे समझो, तुम एक उदाहरण के जरिए समझाएं कि तुम्हारे ऊपर एक, चलो इसको मैं
अपने गांव की कहानी से समझाता हूं, तुम समझना। एक गांव में एक यादव जी थे। यादव जी के बात पे ही हंस दी, बहुत जातिवादी महिला है भाई ये तो। मेरे गांव की ही कहानी है। यादव जी थे, परंपरागत परिवार था। जब इन लोगों के यहाँ केवल दूध वगैरह बेचने का जो है ज़्यादातर बिजनेस होता था। अब तो सभी जाति के लोग दूध बेच रहे हैं, ठीक है ना, और दूध में वही सब बेच रहे हैं जो बाकी लोग पहले बेचा करते थे। और यादव जी लोग भी अब वो सारे काम कर रहे हैं जो और बिरादरी के लोग करते थे। तो बात को जातिवादी नहीं, जो सच्ची घटना वो मैं बता रहा हूँ। तो यादव जी थे और यादव जी की बीवी थी यदवाइन, हम लोग बोलते हैं यदवाइन, है ना। तो ऐसे जैसे पंडित की बीवी पंडिताइन, वैसे यादव की बीवी यदवाइन। तो यादव जी जो है ने तय किया, यदवाइन रात को बैठ करके इनके यहाँ जो है, दिन की बात है कि दिन में बैठ करके बातचीत हो रही थी। सुबह सुबह सोच रहे थे कि एक भैंस खरीद लाऊं। तो कहे बहुत बढ़िया है। तो कहे कि भैंस रहेगी तो ये होगा वो होगा, भैंस खरीदने के फायदे सब गिना डाले। यदवाइन भी बहुत खुश कर करके, हाँ पैसा आएगा, मैं तो उससे मक्खन निकालूंगी, ये करूंगी, चारा चराऊंगी, उसको खिलाऊंगी। तो अब ठीक हो भैया, चलो हो गया। तो उन्होंने पूछा बांधोगी कहाँ? तो कहे कि यहीं पर आंगन में बांध देंगे। अब यादव जी बहुत लाल पीले हो गए। कहे कि तुम यहीं पर बांधोगे तो भैंस जो है दूध वगैरह गिरा नहीं देगी। इसी चीज पर बहुत नाराज हो गए। कहे कि तुमने मेरा दूध वगैरह बर्बाद कर दिया, मैं इसको बेचने जाता तो तुमने पहले ही खराब कर दिया, ये है वो है। बड़ी कायदे से बहस हो गई और बहस में आओ न देखा ताव, दो चार झापड़ जो है यदवाइन के ऊपर उन्होंने जड़ दिया। अब साहब बवाल मचा। यदवाइन भी कम नहीं, टुनटुनिया फोन उठाई, दूसरा वाला, पहला वाला तो महाभारत देखने में खर्च हो गई थी बैटरी, दूसरा वाला फोन उठाई और उस दूसरे फोन से उन्होंने जो है अपने भाइयों को फोन किया जो वाइब्रेशन करता था। तो फोन करके बुला लिया। अब उनके भाई भी एक से एक मुस्तंडे, गांव के छठे पहलवान और गुंडे आए, यादव जी को धर के प्रसाद दिया। तो उन्होंने कहा कि तुमने जो है हमको क्यों मारा, हमारे मियाँ बीबी का झगड़ा तुमने क्यों मारा? तो उसी गांव में जो है, गांव के बगल का ही जो है मायका था उनका, थोड़ा दूर पर। तो कहा कि तुम्हारी भैंस जो है यादव जी, जीजा जी, वो जो है हमारा खेत खा गई, इसलिए हमने तुमको पीटा, कायदे से पीट दिया था। तो यादव जी जो है बोले कि जब हमने भैंस खरीदी ही नहीं अभी, तो तुम्हारा खेत खा कहां से गई? तो साले बोले कि जब भैंस खरीदी ही नहीं तो दूध दही बर्बाद कैसे हुई जिसके लिए तुमने हमारी बहन को कूट दिया? यानी कि ये सिर्फ एक विचार था। भैंस क्या है? विचार है। विचार अपने आप में तत्व नहीं बन जाता है। जब विचार तात्विक सत्ता के रूप में, तत्व दर्शन के रूप में कन्वर्ट होगा, विचार स्वयं तत्व को नहीं जानता है। विचार करने वाला विचार के माध्यम से तत्व को जानेगा। इसलिए अगर एक से दूसरे के विकल्प की उपस्थिति होती है तो सिर्फ विरोधी स्थिति ही नहीं होगी, बल्कि एक बीच की स्थिति भी संभव है जो हमारा मार्गदर्शन कर सकती है। तो कहे कि ये केवल विचार केवल शाब्दिक व्यवस्था मात्र है, यह वास्तविक व्यवस्था नहीं है। भैंस का केवल विचार है। भैंस के विचार कर लेने भर से भैंस नहीं आ गई। बात समझ रही हैं अब अनु जी आप? यस सर, समझ गए। इसी पॉइंट को लेकर के करें कि अनन्य का दोष ये तर्कशास्त्र में ही गड़बड़ी है। सबको क्लियर है? किसी को डाउट अभी भी है? सर क्लियर है। क्लियर टू ऑल।
दैट्स गुड। जी चलिए, अब चौथा आरोप चलते हैं कि चौथा आरोप क्या लगाया था। आरोप क्या था, पहले इस चीज पर चर्चा करें। सभी धर्मों के अस्तित्व को अस्वीकार करने वाली शून्यता स्वतः असत्य है। स्वतः असत्य है। आरोप है कि शून्यता स्वतः असत्य है। ये क्या है, ये आरोप रखा गया है। इसका जवाब देते हैं, कहते हैं कि इसका उत्तर क्या है इस आरोप का। तो कहते हैं कि शून्यता का अर्थ पूर्ण अभाव नहीं है। कहते हैं कि शून्यता को पूर्ण अभाव नहीं माना जाना चाहिए। कह रहे हैं कि ये साहब आपने गलत किया। पूर्णता से हम पूर्ण अभाव नहीं मानते हैं, बल्कि क्या है शून्यता यहां पर। तो कह रहे हैं कि शून्यता जो है वह प्रतीत्य समुत्पाद। देखिए, इतना बार पढ़ने के बावजूद भी अभी भी जब शून्यवाद आता है तो जैसा लगता है कि सब शून्य हो गया है, निल हो गया है। ऐसा नहीं है। यहां पर शून्यता का मतलब क्या है, प्रतीत्य समुत्पाद या फिर सापेक्ष है। ये है। हम ये नहीं कहते कि हमारे तर्क सही हैं, ये कहते हैं कि शून्यता यह दावा नहीं करता है कि केवल हमारे तर्क सही हैं, कि केवल हमारे तर्क सही हैं और बाकी सबके तर्क गलत हैं। और बाकी सबके तर्क गलत हैं। बल्कि शून्यवाद के अनुसार तर्क ही गलत है। अच्छा, तर्क ही गलत है, यह बात क्या पहले भी क्लास में कही गई है? मैं थोड़ा सा जो है पीछे ले जाना चाहूंगा। हमने कहा था कि बुद्धि कैसे जानती है, तो बुद्धि चतुष्कोटियों के माध्यम से जानती है। ये बात याद आ रही है? बुद्धि कैसे जानती है? चतुष्कोटियों के माध्यम से। चतुष्कोटि क्या है? नहीं है भी और नहीं भी है, ना है और ना है, इन दोनों से अलग है। सत असत, सत सत, सत सत विलक्षण, यही चतुष्कोटि है। तो कह रहे हैं कि जो भी हम तर्क देंगे इन्हीं चार कोटियों में पड़ेंगे, क्योंकि तर्क तो बुद्धि से उत्पन्न हुआ है। तो ये कह रहे हैं कि हम तर्क को ही नहीं मानते हैं। ये कह रहे हैं कि इसलिए जब हमारा कोई तर्क ही नहीं है, तर्क या वाद ही नहीं है, तो उसे सिद्ध करने के लिए, या जब हमारा कोई वाद ही नहीं है तो उसे सिद्ध करने के लिए तर्क की आवश्यकता ही नहीं। तो उसे सिद्ध करने के लिए
तर्क की आवश्यकता ही नहीं है। यहां तक की बात क्लियर है कि शून्यवाद कह रहा है कि जब सब कुछ इस संसार में जो है वह बुद्धि की चतुष्कोटि में है, और हमने अगर इस बात को नकार दिया कि चतुष्कोटि में कुछ है, अगर हमने इस बात को नकार दिया कि चतुष्कोटि में कुछ है, तो फिर जाहिर सी बात है कि हम जिस चीज को नकार रहे हैं उसको साबित करने के लिए हम तर्क क्यों देंगे। तो जो चौथा आरोप है कि यह असत्य है और इसको सिद्ध नहीं किया जा सकता, तो कहते हैं हम सिद्ध करने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, तो आप हमारे ऊपर आरोप क्यों लगा रहे हैं। तो क्या चौथा तर्क समझ में आया? यस सर। सर इसका तो यही मतलब बना कि जब आपके पास कोई विचार ही नहीं है तो आप उसको सिद्ध करने के लिए कोई तर्क क्यों बना रहे हैं। यस, इसलिए इसकी सिद्ध करने का जो आरोप है वो हमारे ऊपर गलत है। गलत है। पांचवें पर आइए। पांचवा तर्क क्या है? सर हाँ बोलो 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 बोलो। शून्यवाद इशारा किस तरफ करता है, मतलब कहना क्या चाहता है? कहना यही चाहता है कि तुम्हें कोई चीज पसंद आ जाए, बॉल एक बाउल पसंद आ जाए और उसके प्रेम में तुम व्यथित हो रहे हो, तो ये क्या कहेगा? कहेगा ये सब सच ही नहीं है। न तुम स्थायी हो, न तुम्हारा बाउल स्थायी है, तो मर किस चीज के लिए रहे हो? ये सारा प्रपंच रच किस लिए रहे हो? दुखी किस लिए हो? समझ गए सर। हम अपने फलाने को बहुत पसंद करते थे, फलाने हमारे गुजर गए, हम बड़े दुखी हैं। अरे दुखी क्यों हो रहे? कुछ दिन में तो तुम भी गुजर जाओगे। नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। अच्छा, तुम इस चीज के लिए जो है दुख मनाओगे क्या कि मैगी में नमकीन क्यों है और लड्डू जो है मीठा क्यों है? ये दुख मनाया जा सकता है? नहीं मनाया जा सकता ना। तो उसी तरह से किसी की मृत्यु हो गई, इसका दुख कैसे कोई मनाए? वो तो उसका स्वाभाविक लक्षण है। तुम्हें अपना भी पता है, तुम्हारी बुद्धि जानती है कि तुम भी जो है सदैव के लिए जीवित नहीं रहोगे। अरे 20-25 साल के हो गए हो, कुल मिलाकर के 50 साल और जीवित रहोगे। अब 25 साल कब गुजर गए तुम्हें नहीं पता, तो 50 साल कब गुजर जाएंगे ये भी तुम्हें नहीं पता चलेगा। आज जब तुम घिस घिस करके पाउडर लगा रहे हो, खीरा, प्याज, गाजर, मूली, धनिया काट करके अपने चेहरे पे तुम छिड़क रहे हो, सर पे अंडा फोड़ रहे हो, और किस चीज को चमका रहे हो? जो भी है गुजर जाएगा, कुछ नहीं टिकेगा। किस बात का तुम हम पाल रहे हो? किस बात का तुम्हें अहंकार है कि बड़े शक्तिशाली हो? तुम जिसका जो चाहोगे वो भी बिगाड़ लोगे, जिसका जो अरे यार क्या बात कर रहे हो? एक दिन ले जाकर के शमशान में फूंक दिए जाओगे, और जो तुम्हारे अपने चाहने वाले हैं जिनके नाम वसीयत लिख करके जा रहे हो, वही खोपड़ी पर बांस मार करके फोड़ देंगे, वही फोड़ेंगे तुम्हारी खोपड़ी। एक दिन तुम्हारी डेड बॉडी वहां पर नहीं रखी जाएगी। जिस शरीर को तुम इतना चमकाने पर लगे हो ना, एक दिन नहीं रखी जाएगी, बदबू मारने लगेगी। जब बूढ़े होगे ना, उम्र थोड़ी लंबी खिंच जाएगी, तो शरीर में जगह जगह काले स्पॉट्स पड़ जाएंगे, स्किन सड़नी शुरू हो जाएगी, बोन्स घिसनी शुरू हो जाएगी, तमाम तरह की बीमारियां आएंगी। तो जीवन ही अच्छा है या समय से मृत्यु पा जाना ही अच्छा है? और जब कोई तुम्हारा अपना मृत्यु को पा लेता है, हाय दैया, छाती पीट रहे हो। सर वो दुख भी तो कुछ समय के लिए ही होता है, फिर इंसान उसको भूल जाता है, फिर उस अपने दुख फिर को ही तुम शाश्वत मान लेते हो। अगर कुछ तुम्हें समय यह के पता लिए। हो कि यह दुख भी क्षणिक है, दुख करते समय अगर इस बात का एहसास हो कि दुख क्षणिक है,
तो कोई बात नहीं, किसी के जाने से उदासी तो आनी ही चाहिए, किसी के आने से खुशी तो मिलनी ही चाहिए, लेकिन ये समझ में आना चाहिए कि तेरा आना भी क्षण भर का, तेरा जाना भी क्षण भर का। मेरे तो राधे श्याम, उनसे जो इश्क लगा बैठे, तो इस जन्म के साथ साथ उस जन्म के भी पार। तो सर इसका मतलब तो ये हुआ ना कि अपने शरीर से हम बेवजह प्यार जो कर रहे हैं वो भी इस क्षण भर का ही है। संसार में जो कुछ भी है उससे जो प्रेम है वह बिना वजह है। आत्मा को उतरने दो। यस सर। अच्छा, ऐसे गुरु हो तो कल को तलाक समझ की गया। अर्जियां लगते देरी ना लगेंगी। सर पहले भक्त हम ही होंगे। नहीं, जिनकी हो चुकी क्लास में, चुकी ज्यादातर ब्याहे हैं ना सर, तो ऐसा ना हो कि कल जा करके तलाक की अर्जी लगाना शुरू कर दो कि सर ने तो बता और सर दिया। जिसका अभी अभी हुआ है वो शुभ शुभ बोलो। मतलब तुम्हारा नहीं हो रहा तो तुम दूसरों का भी न चलने दो। ये तो गलत बात है भाई। नहीं सर, कुछ समय तो मतलब इसे एंजॉय जलन माना करने जाएगा, देना चाहिए उनको। इसे जलन माना जाएगा। ओके सर। सर वही बात है ना, दूध का जला भी छाछ फूक फूक के पीता है। हाँ, अब बेटा तुम तो कुछ ज्यादा ही फूक फूक के पी रहे हो। तुम्हें तो देख करके ये लग रहा है कि तुम कई बार जले हो। ऐसा है क्या? सही से बता देना। पर मुझे जब कुछ भी लगता है ना, तो एक चीज देखना, अनायास नहीं लगता है। इसलिए कोशिश करना कि कभी ऐसा मुद्दा मत छेड़ना जिससे कि सच्चाई खुल जाए, और रात में घर में पीटे जाओ तुम। सर आपके अंदर ना वो पहचानने की जो शक्ति होती है ना, वो है, अब बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। हाँ। सर आप कहीं वो माइंड रीडर तो नहीं अब बन गए, मेंटलिस्ट? नहीं, हम ही रूप बदल करके बाबा बागेश्वर धाम बनते हैं। कभी देखना, फेस मिलाना, हम दोनों लोग का फेस मिलता है। शक्तिमान ही गंगाधर है। सर उन पे क्वेश्चन उठ रहा है आजकल के करंट्स में आ रहे हैं। बस करंट अफेयर में ना आवे, तब तक जो है तुम निश्चिंत रहो। सर मुझे तो लग रहा है एग्जाम में पूछा जाएगा। है? तो आगे लिखो, एग्जाम में लिखा जाएगा। तो पांचवा आरोप क्या है इनके ऊपर? पांचवा आरोप बताइए। शून्यवाद अपना पक्ष प्रतिपादित करने के लिए स्वतः कोई प्रमाण नहीं रखता, किंतु क्या बिना प्रमाण के कोई समीक्षा संभव है? हाँ, शून्यवाद अपने पक्ष में कोई प्रमाण, ये चौथे से मिलता जुलता ही है। कहाँ गया? यस सर। सर मेरे अनुसार इसका आंसर होगा कि प्रमाण रखेंगे तो चतुष्कोटि में आ जाएगा, है ना? ठीक है, ये हाँ सही है, ठीक है। लेकिन अब हम शून्यवादियों ने क्या उत्तर दिया, हमें उस पर आना चाहिए। अब आइए उत्तर की तरफ बढ़ें। तो ये कहते हैं कि यह आरोप भी सही नहीं है। तो ये कहते हैं कि पहले ये समझिए कि परमाणु की सिद्धि होती कैसे है, कैसे परमाणु के जरिए हम चीजों को सिद्ध करते हैं। तो कहते हैं कि यदि एक प्रमाण की सिद्धि अन्य प्रमाणों द्वारा हो जाए तो अनावस्था दोष होगा, और परमाणु की सिद्धि के बिना प्रतिपक्षी का वाद नष्ट हो जाएगा। यानी कि एक प्रमाण को सिद्ध करने के लिए आप एक और प्रमाण दीजिए, तो यही अनावस्था दोष है ना। और सर जैसे शब्द प्रमाण को सिद्ध करने के लिए अनुमान प्रमाण का वो सहारा लेना, अनावस्था दोष का सर या अनावस्था दोष होगा?
ये चार्वाक दर्शन में भी जो है हम लोगों ने पढ़ा कि चार्वाक जब अनुमान और शब्द का अनुमान का खंडन करता है तो अनुमान के खंडन में या शब्द के खंडन में उस बात को रखते हैं। यस सर। सर तो ये दोष अनावस्था दोष होगा या चक्रक दोष होगा? जब एक प्रमाण से दूसरा प्रमाण सिद्ध कर रहे हैं, दूसरे प्रमाण से फिर से पहले वाले प्रमाण को सिद्ध कर रहे अगर हैं, दूसरे से और फिर तीसरे पहले वाले को करेंगे तब चक्रक है। दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे पहले प्रमाण को सिद्ध करने के लिए दूसरा प्रमाण दिया, दूसरे प्रमाण को सिद्ध करने के लिए तीसरा प्रमाण दिया, तीसरे प्रमाण को सिद्ध करने के लिए चौथा दिया, तब अनावस्था है, एक लाइन में गया। और पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा और तीसरे से फिर पहला कर दिया, तब क्या हो गया? चक्रक हो गया। चक्रक दोष। प्रमाणित करने के लिए देंगे सर तो चक्रक होगा, और खंडन करने के लिए देंगे तो अनावस्था होगा। जरूरी नहीं। अगर जब तक घूम करके पहले पे नहीं आएगा, बहुत सिंपल सी बात है, तब तक जो है क्यों होगा? सर तो हम कैसे बोल सकते हैं सर कि मुंह से। यहाँ नहीं सर, मतलब मेरा नहीं मानना, नहीं, मतलब हमेशा मेरा मुंह से बोलना। नाक से बोलोगे तो लोग तुम्हें हिमेश रेशमिया समझ लेंगे। सर हम एग्जाम्पल कैसे दे सकते हैं इस चीज का? किसका? चक्रक किसको माने? चक्रक किसको माने? अनावस्था तो मैं समझ गई। चक्रक जो है, तुम इसको मानो कि ए के लिए तुमने बी बोला, बी के लिए तुमने सी बोला, सी के लिए तुमने डी बोला, और डी के लिए फिर तुमने ए बोला। लेकिन ए के लिए तुमने बी बोला, बी के लिए सी बोला, सी के लिए डी बोला। सर ये मैं समझ गई। यहाँ पे आपने लिखा है कि प्रमाण का सहारा लेना होगा और यह अनावस्था दोष होगी। हाँ, क्योंकि उस प्रमाण को फिर साबित करने के लिए प्रमाण हो गया। जैसे मैं बोलता हूँ ठीक है सर। कि सर चक्रक नहीं होगे ना यहाँ पे? नहीं। ओके सर, यही बस जानना था। चार्वाक जब शब्द प्रमाण पर आते हैं तो कहते हैं कि शब्द प्रमाण के जरिए आप अनुमान को पहले सिद्ध कर रहे हैं कि लोगों ने कहा है, या अनुमान में जो है हेतु को सिद्ध करने के लिए शब्द प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है, और फिर शब्द प्रमाण को सिद्ध करने के लिए आपको अनुमान की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ये लगता है कि जिसने कहा होगा वो जानता होगा, क्योंकि वह जानता ही है, आपने तो देखा नहीं। तो इसलिए क्या कर रहा है, ये चक्रक प्रमाण बन रहा है। पहले से दूसरे को किया और दूसरे से फिर पहले को कर दिया। ठीक है, जरा लिखिए। पदार्थों के अस्तित्व की सिद्धि पदार्थों के अस्तित्व की सिद्धि कैसे होती है, इसे समझें। यदि एक प्रमाण की सिद्धि, आगे लिखिए, यदि एक प्रमाण की सिद्धि यदि एक प्रमाण की सिद्धि अन्य प्रमाणों द्वारा हो तो अनावस्था दोष उत्पन्न हो जाएगा। प्रमाण की सिद्धि प्रमेय द्वारा भी नहीं हो सकती, लाइन बदलिएगा। प्रमाण की सिद्धि प्रमेय द्वारा भी नहीं हो सकती, प्रमाण की सिद्धि प्रमेय द्वारा भी नहीं हो सकती, क्योंकि प्रमेय की सिद्धि स्वयं प्रमाणों पर निर्भर करती है।
और इस तरह से इसमें चक्रक दोष उत्पन्न हो जाएगा, और इस तरह से इसमें चक्रक दोष उत्पन्न हो जाएगा। अब मैंने यहां पे दोनों दे दिया, अनावस्था वाला भी आपको दे दिया और चक्रक वाला भी दे दिया। क्या आप सभी लोगों को प्रमेय शब्द समझ में आता है कि प्रमेय क्या है? नो सर। जी सर। सर प्रमेय ज्ञाता और प्रमाता सब गड़बड़ जो कर ज्ञान दिया। है। प्रमा मीन्स शुद्ध ज्ञान या ज्ञान, प्रमा मीन्स ज्ञान, प्रमाण मीन्स वह साधन जिसके जरिए ज्ञान जाना जाए, प्रमेय वह विषय जो ज्ञान बने, प्रमेय, और प्रमाता जो जाने। इसमें से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था मेरे को प्रमेय और प्रमाता में, क्योंकि चारवाक में भी पढ़ा ना हमने, इस वजह से। ठीक 100 बार गलतियां कीजिए, सर मैं 100 प्रमेय का बार क्या बोले? बताऊंगा। हैं? प्रमेय ज्ञान है और प्रमाता जो जानने वाला है। सर हाँ। प्रमा ज्ञान है ना? प्रमा ज्ञान है, प्रमेय ज्ञान का विषय है। विषय, प्रमेय ज्ञान का विषय और प्रमाता उसको समझ जानने में वाला। आई? इज दैट क्लियर नाउ? यस सर। यस सर। यस। ठीक है, तो मैंने ये तर्क इसलिए जानबूझ करके डाला ताकि आप लोगों के सामने मैं दोनों ही अर्थ जो है अनावस्था और इसका जो दिक्कत पैदा हो रही थी मैं उसको दूर कर दूं। अभी क्लियर है? यस अब सर। जरा आगे बढ़ते हैं। कि इस प्रकार सर इसी में लिखना है। प्रमाणों के द्वारा किसी पदार्थ का अस्तित्व सिद्ध नहीं किया जा सकता है। अब देखिए कितना बढ़िया चीजें आपको बता रही हैं ये सब। सोचिए कि जीवन के इन सब पहलुओं पर आपने कभी सोचा ही नहीं था। आप किस में बिजी थे? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में। नहीं? यस सर। अगला लिखिए। छठवां आरोप, चलिए। सर लास्ट लाइन था, प्रमाणों के द्वारा किसी पदार्थों का अस्तित्व नहीं बताया जा सकता, यही सिद्ध था ना? नहीं किया जा सकता। ओके सर। यही ही चीजें बताया नहीं जा सकता, सिद्ध नहीं किया जा सकता। छठवां लिखिए। छठवां क्या है? छठवां ये है शून्यवाद दुर्भावना से ग्रसित। शून्यवाद दुर्भावना से ग्रसित। इस तरह से जब आप लोग बोल बोल करके पढ़ते हैं ना, तो मुझे आपके साथ कनेक्ट करने में, आपके स्तर पर उतरने में आसानी होती है। सोचिए आप नहीं बोलेंगे, कहीं मैंने अपना स्तर पकड़ लिया तो आप सिर्फ कनस्तर की तरफ बच के रह जाएंगे। सर और मैक्सिमम टीचर यही करते हैं, इसलिए हमें आदत हो गया है। इतने समय से हमारे साथ पढ़ रही हो, कुछ आदत बदलो, जैसा देश वैसा भेष। शून्यवाद दुर्भावना से, ये थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, दुर्भावना आप लोग सही लिख लीजिएगा। शून्यवाद दुर्भावना से ग्रस्त है, ये आरोप है। क्यों दुर्भावना से ग्रस्त है? क्योंकि यह सबका खंडन कर देता है, यही तो था ना। तो लिखिए उत्तर। माध्यमिकों के अनुसार
माध्यमिकों के अनुसार, माध्यमिक और शून्यवादी एक ही है, माध्यमिकों के अनुसार माध्यमिक नय, नय का मतलब तर्क या विचार, माध्यमिक नय खंडन नहीं है, माध्यमिक नय खंडन नहीं है, यह बुद्धि के सामर्थ्य की परीक्षा है। ये क्या है? माध्यमिक नय खंडन नहीं है तो क्या है? तो कहते हैं बुद्धि के सामर्थ्य की परीक्षा है। बुद्धि के सामर्थ्य, यानी कि इसीलिए हर बार कहते हैं कि चतुष्कोटि विनुर्मुक्त है, क्योंकि बुद्धि चतुष्कोटि में फैल। तो ये माध्यमिक ये समझाते हैं कि भैया ये दुनिया, ये चतुष्कोटि में तुम्हें जाना जो है, इस पार प्रिय तुम हो मधु है, उस पार न जाने क्या होगा, उस पार चले जाना है। बुद्धि के सामर्थ्य की परीक्षा है। आप में से किसी के पास साहनी का नंबर है क्या? साहनी फोटो स्टेट? यस सर, मेरे पास है। ये अफसाना को साहनी का नंबर देना था। सर मैं सेंड कर दूंगा इनको। मैं यहीं पे लिख देता हूं। ये साहनी का नंबर बेटा, तुझे जो भी फोटो कॉपी वगैरह मंगानी है तो तुम्हें मैंने जी कुछ चीजें सर। बताई थी। बुक्स वगैरह जो भी मंगाना हो सब इसी को फोन करके मंगवा लो। 9871215994 है ये बेटा, उसका साहनी का नंबर है, मंगवा लेना। ठीक है, तो ये बुद्धि के सामर्थ्य की परीक्षा है। कहते हैं कि खंडन में भले ही, आगे लिखिए, खंडन में भले ही हम अपने विरोधी के मत का खंडन कर, हम अपने विरोधी के मत का खंडन कर अपने मत को स्थापित करने का प्रयास करते हैं, अपने मत को स्थापित करने का प्रयास करते हैं। सर खंडन में भले ही हम अपने विरोधी के मत का खंडन कर अपने मत को स्थापित करने का प्रयास करते हैं। अपने मत को स्थापित करने का प्रयास करते हैं, परंतु समीक्षा में तो बुद्धि स्वतः ही अपनी क्षमताओं और सीमाओं की परीक्षा करती है। सीमाओं और क्षमताओं की परीक्षा करती है। यहां बुद्धि अभियुक्त और न्यायाधीश दोनों है, यानी जज और मुजरिम दोनों बन जाती है। अतः माध्यमिक नय किसी दुर्भावना से ग्रस्त नहीं है। अतः माध्यमिक नय
किसी दुर्भावना से ग्रस्त नहीं है, बल्कि यह विकल्प जाल यानी विकल्पों का जो जाल बिछा हुआ है, बुद्धि ने बिछा रखा है, बल्कि यह विकल्प जाल और बाह्य आवरण से मन को विशुद्ध करने की आध्यात्मिक प्रेरणा से प्रेरित है। आध्यात्मिक प्रेरणा से प्रेरित है। लाइन बदल करके लिखिएगा, यह निष्कर्ष में जाएगा, इसको लिख लीजिएगा निष्कर्ष के रूप में। भगवान इसीलिए कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने शून्यता रूपी अमृत का उपदेश दिया, उपदेश के बाद दिया काट दीजिएगा, थोड़ा सेंटेंस और फ्लो में बन जाएगा। उपदेश सभी विकल्प दृष्टियों के विनाश के लिए दिया। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों ने शून्यवाद को समझा, उसकी आलोचना को समझा और आलोचना के जवाब को समझा। कल 8 बजे हम लोग आपसी चर्चा में मिलेंगे, जिसमें चारवाक और जैन दर्शन दोनों जो है बहस में शामिल होंगे। बौद्ध दर्शन वाले भी अगर तैयार रहेंगे तो वो बहस में शामिल हो जाएंगे, मुझे परहेज नहीं है। कल 8 बजे